हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ेंगे सिद्धांत कुजूर जी, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 11 हासिल की है। वेलकम सिद्धांत टू स्टडी आईक्यू। So thank you for inviting me for this interview. So I'll just share my what all preparation strategy that I followed throughout the exam. सिद्धांत जी के बारे में बता देती हूँ तो ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम जेएनयू एंड नाउ ही इज ऑल सेट टू बिकम आईईएस। सिद्धांत जी, ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपकी हाँ. ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, बट हाउ हैज इट बीन योर जर्नी, लाइक व्हाट हैज बीन योर मोटिवेशन फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस? सो एक्चुअली मेरे को हमेशा जो भी मेरा काम था वो मेरे को एक्चुअली डेवलपमेंट की तरफ करना था, लिंक करना था। तो कोई भी जो मेरे को काम करना था वो एक्चुअली लोगों के लिए करना था। मेरे लिए टू रिलीव पॉवर्टी टैकल करने के लिए और मेनली कंट्री के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस मतलब कि रिजॉल्व करने के लिए। सो मुझे लगता है इसलिए मेरे को इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज काफी सही वैसा जॉब लगा, क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, उनका मेन रोल वही होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, और जो भी प्रॉब्लम्स है या इश्यूज है मेनली गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज में उसको कैसे रिजॉल्व करे, तो वो काम जो है इकोनॉमिक सर्वेंट का होता है। तो इसलिए मुझे इकोनॉमिक सर्विसेज मेनली ज्वाइन करना था। सिद्धांत जी, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोटिव के साथ आए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप जेएनयू में पढ़े हैं तो जेएनयू में तो ये बहुत ही ट्रेंड भी होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाइड आईईएस फॉर ऑल फ्रॉम जेएनयू। तो क्या जेएनयू हाँ. फैक्टर भी कहीं ना कहीं था या फिर इट वाज सोनली योर मोटिवेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? हाँ, जेएनयू भी एक फैक्टर था। वहाँ पे एक वैसा एनवायरनमेंट बन जाता है क्योंकि काफी लोग वहाँ पे सिविल सर्विसेज भी एग्जाम देते हैं, और मैं इकोनॉमिक्स में था तो इकोनॉमिक सर्विसेज भी। तो वैसा एक और वैसा वो भी हो जाता है कि आपको काफी जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इकोनॉमिक सर्विसेज में हेल्प होगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो फायदेमंद रहा है मेरे लिए। आपने इन्वायरमेंट की बात की। जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ. जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आसपास बहुत ही कंडक्टिव इन्वायरमेंट बना सकते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से ही इस एग्जामिनेशन के लिए? हाँ, तो मेनली आप स्टडी ग्रुप्स वगैरह वो कर सकते हैं। आप वो उन लोगों के साथ जो भी आपके बैचमेट्स हैं मास्टर्स में, साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर्स डिस्कस कर सकते हैं। तो वो उस एनवायरनमेंट से काफी हेल्प होता है, क्योंकि आपको अगर पास्ट ईयर पेपर्स और या क्वेश्चंस अगर आप साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपका खामियां थी, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या चीज रिपीट नहीं करनी है, कैसे आंसर स्ट्रक्चर करना है, क्या क्या सोर्सेस में। तो अलग अलग तो नैरो डाउन हो जाता है वो। आप इधर उधर अलग अलग सोर्सेज को नहीं फॉलो करते हैं, तो उस चीज में काफी हेल्प करता है ये। इस एग्जामिनेशन की डिमांड को कैसे समझना है, और एक सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें तो इस एग्जामिनेशन के लिए क्या होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, जो जो भी टॉपिक्स है सिलेबस में, हर एक टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए और उसके नोट्स बनाने चाहिए, चाहे वो मैक्रो हो जाए, माइक्रो हो जाए। ठीक है, फिर इकोनोमेट्रिक्स हो जाए, और उसके अलावा पास्ट ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करने का पिछले 5 साल के पेपर्स को आप एनालाइज करिए, उसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। और काफी लोगों का ये प्रॉब्लम भी होता है कि वो आंसर लिख नहीं पाते हैं। वो मेरा भी इशू था पहले के फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं पूरा आंसर ही नहीं कंप्लीट कर पाता था। तो वो काफी, अगर आप बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे वो काफी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो आंसर राइटिंग करना भी मतलब कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम क्लियर करने का। तो ये स्ट्रैटेजी मेनली फॉलो करना चाहिए। सिद्धांत, आपने एक ओवरव्यू दिया, आप किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है और कौन कौन से हाँ. एरियाज हैं जो कहीं ना कहीं लोग मिस आउट कर जाते हैं। लेकिन अब हम प्रीलिम से लेकर के हम्म. इंटरव्यू स्टेज की बात करें तो आपने अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? तो पहला मेरा तो ये बेसिकली 2 स्टेज होता है इस एग्जाम में। पहला होता है, पहला रिटन एग्जाम होता है। उसमें 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश पेपर में बेसिकली लास्ट लास्ट के अगर 5 पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लेंगे प्रॉपरली तो उसके लिए आपका काफी अच्छा स्ट्रांग प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है। ठीक है, उसके लिए उसमें मेनली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर,
ये सब पूछा जाता है। तो उसके लिए एनसीईआरटी को प्रॉपरली अच्छे से कवर करना चाहिए। कोई एक आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, डेली रीड करना चाहिए, उससे आपका करंट अफेयर्स बना रहेगा और आप आंसर लिख पाएंगे उसका अच्छे से। फिर उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स वन आता है, ठीक है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स का काफी हैवी फोकस रहता है। तो उसके लिए, और ये काफी स्कोरिंग पेपर होता है, तो अगर आप इसमें इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पाए और अच्छे से लिख पाए तो उसमें आप काफी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका फिर थर्ड जी जनरल इकोनॉमिक्स टू होता है। इसमें माइक्रो मैक्रो होता है और इंटरनेशनल होता है। फिर आपका जो जनरल इकोनॉमिक्स थ्री होता है, उसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स होता है और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए भी आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं कि क्या क्या मेजर्स होते हैं, क्या क्या नए इवेंट्स चल रहे हैं। और फिर उसके बाद आपका होता है इंडियन इकोनॉमिक्स पेपर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का वो पूरा ओवरव्यू, उसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। और फाइनली इंटरव्यू स्टेज होता है। तो इंटरव्यू स्टेज के लिए आपको बेसिकली प्रॉपरली प्रिपेयर रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे, आंसर जितने भी हैं। तो ये है ओवरऑल जो है ब्रॉडली जो ओवरऑल एग्जाम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मेरा तो स्ट्रैटेजी वही रहा है कि बार बार जितनी भी बार पढ़े आप बार बार रिवाइज करें खुद का। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि आप बाकी के नोट्स से उतना जल्दी आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे जितना आप खुद पढ़ेंगे और खुद के नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बनाना तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के जितने भी है, तो सारे पेपर के लिए। तो ये मेरा अप्रोच रहा है। सिद्धांत जी, आपने अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न पे हमने बात की, कितने पेपर्स होते हैं। जनरल हम्म, स्टडीज और जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके लिए आपने क्या हाँ। रिसोर्सेज यूज किए? साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स के भी चार पेपर्स होते हैं उनके लिए क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए? अच्छा, तो जनरल इंग्लिश के लिए तो ऐसा कोई मेरे पास रिसोर्स नहीं था। मैंने बस बेसिकली पास्ट ईयर पेपर्स ही सॉल्व किए थे, तो उससे काफी अच्छा ग्रास्प आ गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया। और जनरल स्टडीज के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो है 11th और 12th की एनसीईआरटीज काफी अच्छे से प्रिपेयर करें। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से दिया है। तो और जनरल स्टडीज का पेपर के लिए भी आप पिछले 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको जनरल आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखना है। और एटलीस्ट मिनिमम ये कीजिए करें कि प्रॉपरली कंप्लीट करें आंसर, उसको प्रॉपरली पेपर को कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके उस पेपर में। और जनरल स्टडीज के लिए और करंट अफेयर्स के लिए आप हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों काफी हेल्प किया मेरे को करंट अफेयर्स पे ग्रास लाने में। आप मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, विजन्स भी आती है मंथली करंट अफेयर मैगजीन, वो सब रेफर कर सकते हैं। या फिर स्टडी आईक्यू के आप वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज से आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाएगा और उसमें हेल्प करेगा आपको काफी। और जो इकोनॉमिक्स के चार पेपर्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स रेफर करना है, या फिर जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जो बुक्स यूज कर रहे हैं उन वो वही फायदेमंद रहती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक बुक्स रेफर करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो पेपर के हिसाब से रहता है। वो वाले बुक्स काफी सारे जो है, इन बुक्स को अगर आप पढ़ोगे तो कवर हो जाते हैं। जैसे जनरल इकोनॉमिक्स वन में जो माइक्रो और इकोनॉमेट्रिक्स फोकस होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल आहूजा पढ़ सकते हैं आप। एच एल आहूजा काफी जरूरी है, उससे काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और मैं ये कहूंगा कि एच एल आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी लेंदी और मोटा बुक है। ठीक है, वो और उसमें काफी बार रिपीटिशन है, तो आप अगर खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए आप कोत्सियानिस रेफर कर सकते हैं। और जो मैथमेटिकल पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके लिए निकलसन स्नाइडर का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, वो वाला चैप्टर को आपको रेफर करना चाहिए उसमें। फिर उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफी सारे जो डिमांड वाले हैं, कंज्यूमर डिमांड वाले जो है, वो सभी निकलसन स्नाइडर में सारे फॉर्मूलेज और वो दिए हैं। इसके अलावा हैल वेरिएंट भी यूज कर सकते हैं। भले मैंने उतना यूज नहीं किया हैल वेरिएंट को, पर हैल वेरिएंट भी काफी लोग यूज करते हैं। और इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती मैंने पूरा रेफर किया था। इसमें भी आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको मेनली वही वही टॉपिक्स फोकस करने हैं जो सिलेबस में दिए हैं और जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स ही जनरली है जो टफ पड़ता है ये वाले पेपर्स में। इकोनॉमी काफी, और अगर आप इसमें प्रॉपरली उसको सॉल्व कर पाए तो आप इसमें काफी स्कोर कर सकते हैं। अगर इकोनोमेट्रिक्स के पेपर्स को आप सॉल्व करें, इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, तो इसके लिए दामोदर गुजराती काफी इंपॉर्टेंट है।
और कुछ कुछ टॉपिक्स आप वुलरिक से पढ़ सकते हैं, जो जो नहीं दिया है दामोदर गुजराती में। तो ये जो है, ये सारी जो बुक्स है, ये स्पेसिफिकली जनरल इकोनॉमिक्स वन के पेपर में आपको मतलब कि से काफी अच्छा आपका फाउंडेशन बिल्ड कर देगी, और आप प्रॉपरली आंसर भी कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को उसमें। सिद्धांत जी, आपने नोट मेकिंग पे काफी स्ट्रेस डाला था। नोट मेकिंग किस हाँ। तरीके से होनी चाहिए? सो नोट मेकिंग बेसिकली आपका जो होता है, जैसे कोई भी थ्योरी हो गया, ठीक है, तो उसमें आपका हो गया कि मेन थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, वो इंट्रोडक्शन हो गया आपका। फिर उसमें आपके फिर अजम्पशंस क्या क्या है उस थ्योरी के, वो लिखने होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर फिर थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है, वो आपका थर्ड पार्ट में होगा, कि थ्योरी का मैकेनिज्म में ओवरऑल थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, जो मेन पॉइंट्स है वो उस नोट में लिखेंगे। फिर इन द एंड में आप कुछ कुछ रियल वर्ल्ड से लिंक कर सकते हैं थ्योरीज, तो वो काफी फेच करेंगी आपको मार्क्स, अगर आप इसको पेपर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है नोट का, ये आपको हर एक जितने भी टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में, वो सारे में यही बेसिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए। तो इससे आपका प्रॉपर एक आंसर भी स्ट्रक्चर बन जा रहा है, और आपका नोट भी बन जा रहा है, और इजीली आप रिवाइज भी कर पाएंगे, कि आप पूरे सारे, आपको बार बार किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धांत जी, आपने हाँ। थोड़े टाइम पहले बोला था बहुत जरूरी है आप किस तरीके से आंसर्स लिखते हैं। कई हाँ। बार हाँ। होता है स्टार्टिंग में यू हैव योर नॉलेज बट आप डिलीवर नहीं कर पाते उस हाँ, कैपेसिटी डिलीवर। को। तो ये डिलीवरिंग टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, ये कैसे डेवलप करना है? तो ये देखिए, इसके लिए तो मैंने काफी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था। तो मैंने तो कम से कम 3 या 4 महीने लगातार रोज 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो इससे वो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, तो मैंने इनसाइट्स का सिक्योर जो है वो जीएस के लिए फॉलो किया था। उसमें आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन प्रॉपरली उसमें दिया भी जाता है, और बाकी के आंसर्स दूसरे से भी असेस कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए जो है, मैंने टॉपर्स के जो है, जितने भी टॉप काफी सारे जो टॉपर्स है, वो अपने आंसर्स अपलोड करते हैं, सैंपल आंसर्स अपलोड करते हैं। तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हो कि आपने जो आंसर लिखा है वो क्या क्या छूट रहा है, या क्या क्या बच रहा है। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है। और आप कंसिस्टेंटली, अगर 2-3 महीना या 4 महीना अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, डेली डेली भी नहीं तो अगर हफ्ते में 3 या 4 दिन भी करेंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू कैसे अपना जो है आइडियाज या थ्योरी को एक्सप्रेस कर सके रिटन फॉर्मेट में। तो ये काफी जरूरी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं काफी स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है राइटिंग प्रैक्टिस में, तो राइटिंग में, तो ये काफी हेल्प किया प्रैक्टिस। सिद्धांत, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, तो अपने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में किन गलतियों को आपने समझा और उसको अपने फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में सुधारा एंड यू हैव सिक्योर्ड रैंक 11? तो पहले अटेम्प्ट में तो क्योंकि मेरा अच्छे से थ्योरी में ग्रास्प नहीं था, तो मैं पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाया था अच्छे से। काफी सारे जीएस में भी छूट गए थे, जीएस में भी 5 क्वेश्चन छूट गए थे। इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी काफी सारे कुछ कुछ क्वेश्चन तो मुझे समझ में ही नहीं आए थे। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा मेन गलती था। तो इसके कारण मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आया, और मैं काफी मार्क्स से छूट गया था इंटरव्यू कॉल के लिए। तो इसलिए तो मैंने अपना इकोनॉमिक्स काफी अच्छा इम्प्रूव किया, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में काफी अच्छा इम्प्रूव किया, और उसमें प्रॉपरली सारे क्वेश्चन भी काफी सॉल्व कराए। पर सेकेंड अटेम्प्ट में प्रॉब्लम क्या हुआ, जो इकोनॉमिक्स पेपर वन है वो काफी मैथ्स और इकोट्रिक्स हैवी है। तो वो वाले जो टॉपिक्स है वो मैंने कवर नहीं किए थे, तो वो मिस आउट हो गए थे मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में। तो उसके कारण कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं बना पाया, और वो ही मेरी सेकेंड अटेम्प्ट पे उसी के कारण अगर इंटरव्यू कॉल तो आया, पर मैं काफी मार्क्स से 25 मार्क्स से मैं चूक गया था मेन इंटरव्यू क्लियर करना। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा यही फोकस था कि पेपर वन को मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँ, क्योंकि बाकी जो 3 इकोनॉमिक्स के पेपर है और जीएस और वो काफी स्ट्रांग हो गया था मेरा। तो मैंने इसलिए पास्ट ईयर पेपर्स पूरे उठाए, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इकोट्रिक्स ऐसे ही काफी ज्यादा मुश्किल है। तो उसको पूरा कवर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना काफी डिफिकल्ट है इकोनोमेट्रिक्स का। तो इसलिए मैंने पास के पेपर्स उठाए, सिलेबस उठाया, जो जो टॉपिक्स है उन्हीं को टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया और अच्छे से कवर किया। तो इसकी वजह से जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, उसमें मैं फर्स्ट पेपर को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाया, और पूरे टाइम में मैं अच्छे से सॉल्व कर पाया, और काफी अच्छे से आंसर भी लिख पाया। तो इसके कारण जो है
पेपर वन में मेरा आंसर, पेपर वन में जो है मेरे मार्क्स बेटर हो गए काफी पहले से, और इसके कारण मेरे को लगता है कि इस बार क्लियर हुआ है। और इंटरव्यू भी काफी कॉन्फिडेंटली मैंने इस बार दिया था एज कम्पेयर टू पिछली बार से। आई गेस जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपने बताए अपने पहले और दूसरे अटेम्प्ट से, उनको आपने तीसरे अटेम्प्ट में इनकलकेट किया, एंड वी हैव द रिजल्ट विद अस टुडे। Siddhanti, how हम्म। study IQ has been part of your journey? स्टडी आईक्यू से मैंने कुछ कुछ कभी कभी करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो स्टडी आईक्यू से मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। और पास्ट ईयर पेपर का भी कभी कभी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं तो वो यूज किया है। तो ये बेसिकली ऐसा पार्ट रहा है स्टडी आईक्यू। Siddhanti, we have discussed about your strategy, कौन कौन से बुक्स रेफर करनी है, और कैसे गलतियों से समझना है और गलतियों को इनकलकेट करके आगे बढ़ना है और उन पे इम्प्रूव करना है। कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे? हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फेलियर तो होगा ही, क्योंकि बिना फेलियर के आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेगी और आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक कि आप फेलियर फेस नहीं करते हैं तो उससे आपको अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी। तो मुझे लगता है फेलियर से डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए आपको, बल्कि वो सारी चीजें देखनी चाहिए कि क्या गलती हो रही है, क्या क्या गलती, और हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब आप क्लियर कर जाएंगे। ऐसे एग्जाम्स आजकल ऐसे एग्जाम हो गए, तो इसलिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, और जो है पिछली गलतियों को रिपीट नहीं करना, जो और पिछली गलतियों को रिपीट नहीं करा और इम्प्रूव करते रहना। तो ये जो है मेरा मेन वो स्ट्रेस रहेगा कि गिव अप नहीं करना एग्जाम देते समय। तो ये मेरा मेन पॉइंट रहेगा एस्पिरेंट्स को। बहुत ही सटीक बात आपने कही कि गिव अप नहीं करना है, बिकॉज एग्जामिनेशंस आर वेरी अनसर्टेन, लेकिन आपकी तैयारी, आपका आंसर। विल गिव रिजल्ट डेफिनेटली। थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन योर रिजल्ट विल डेफिनेट, योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली फ्रूट. Thank you so much, Siddhanti, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to discuss about your strategy in your journey. Thank you, and the entire team wishes you all the very best. थैंक यू स्टडी आईक्यू, और मैं होप करता हूँ कि आप एस्पिरेंट्स को कंटिन्यूअली गाइड करते रहे, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया है ताकि आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को रीच कर सके, और अलग अलग स्टूडेंट्स और अलग अलग लोगों को रीच कर सके और वो नॉलेज स्प्रेड कर सके। तो उसके लिए मैं स्टडी आईक्यू को भी थैंक यू देना चाहता हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए भी थैंक यू देना चाहता हूँ मैं स्टडी आईक्यू। सारे एस्पिरेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, इसलिए बोलना है।